चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प जगह की, रोहतासगढ़ किला। हाँ, किला तो है ही, पर सिर्फ किला नहीं बल्कि उससे जुड़ा एक पूरा समुदाय भी है, कुड़ुख, जिन्हें उरांव जनजाति भी कहते हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी किले और इस समुदाय के बीच के गहरे, सदियों पुराने रिश्ते को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी रिश्ते, इसकी कहानियों पर रोशनी डालती है। हाँ, और ये रिश्ता बड़ा पेचीदा सा है, सीधा सपाट नहीं है। अच्छा, पहले किले के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी दे दें। कहाँ है ये? हाँ, तो ये रोहतासगढ़ किला बिहार के रोहतास जिले में है, सोन नदी के पास, एक पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ी पर? कितनी ऊंचाई होगी? करीब 1500 फीट समुद्र तल से। मतलब लोकेशन काफी शानदार है, स्ट्रेटेजिक। लेकिन जैसा आपने कहा, बात सिर्फ किले की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बातें उस समुदाय की यादों की, उनकी पहचान की और उस जगह से उनके जुड़ाव की जिसे वो अपनी पैतृक भूमि मानते हैं, अपना घर। और यहीं पे वो पेचीदगी आती है जिसका आप जिक्र कर रहे थे। हाँ, देखिए, जानकारी ये बताती है कि कुड़ुख लोग रोहतासगढ़ को गर्व से तो देखते हैं, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं एक असहजता, शायद थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं। गर्व और शर्म एक साथ, ये कैसे? यही तो समझना है। एक तरफ तो ये उनकी पैतृक भूमि है, उनके सुनहरे अतीत का प्रतीक। माना जाता है कि कभी ये उनका बड़ा राजनीतिक, सांस्कृतिक केंद्र था, उनका अपना राज था वहां। तो ये तो गर्व की बात हुई, फिर असहजता क्यों? असहजता आती है बाद की कहानी से। स्रोत बताते हैं कि छोटा नागपुर के कुछ उरांव अपने इतिहास के इस बाद वाले हिस्से से, मतलब विस्थापन के बाद की स्थिति से, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि जब वो करीब 400 साल पहले छोटा नागपुर पहुंचे, तो एक तरह से शरणार्थी बनकर पहुंचे थे। उन्हें वहां पहले से बसे मुंडाओं की मदद लेनी पड़ी, उनकी शरण लेनी पड़ी। अच्छा, और बाद की हकीकत? तो क्या ये जो विस्थापन की कहानी है वो इस गुत्थी को सुलझा सकती है? मैंने सुना है एक लोक कथा है, खद्दी त्योहार से जुड़ी हुई। हाँ, वो खद्दी वाली लोक कथा बहुत अहम है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उनकी सामूहिक याद का हिस्सा है, जो बताती है कि वो वहां से निकले कैसे। तो क्या है वो कहानी? कहानी ये है कि कुड़ुक लोग अपना सबसे बड़ा त्योहार खद्दी, जिसे सरहुल भी कहते हैं, मना रहे थे। खूब नाच गाना, जश्न चल रहा था। हाँ, त्योहार का माहौल। बिल्कुल। और कहते हैं कि ठीक उसी वक्त जब सब जश्न में डूबे थे, एक बाहरी ताकत ने हमला कर दिया, और वो भी धोखे से। धोखे से? त्योहार के दिन? कौन थे ये हमलावर? लोक कथाओं में अक्सर इसे शेर शाह सूरी या उसके किसी कमांडर से जोड़ा जाता है। कहानी कहती है कि इस हमले के वक्त पुरुष नशे में थे, त्योहार की वजह से, और लड़ने की हालत में नहीं थे। तभी कहानी में एक मोड़ आता है। जब पुरुष लड़ने लायक नहीं थे, तो कहते हैं कुड़ुख महिलाओं ने मोर्चा संभाला। महिलाओं ने? सच में? जी हाँ। लोक कथा यही कहती है। उन्होंने पुरुषों के कपड़े पहने, हथियार उठाए और दुश्मन से भिड़ गईं। बड़ी बहादुरी से लड़ी वो, कुछ वक्त तक किले को बचाया भी। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। है तो कमाल की, पर अंत दुखद हुआ। बहादुरी के बावजूद दुश्मन की ताकत ज्यादा थी। आखिरकार वो हार गईं, किला हाथ से चला गया। और इसी हार के बाद उन्हें रोहतासगढ़ छोड़ना पड़ा, अपनी जमीन, अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ हार की नहीं है, इसमें धोखा है, अपनी जड़ों से उखड़ने का दर्द है। और शायद यही वजह है उस असहजता की, कि इतनी बहादुरी के बाद भी नतीजा हार और विस्थापन था। हाँ बिल्कुल, ये गर्व और दर्द का एक अजीब सा मिश्रण है। महिलाओं की बहादुरी पर गर्व, लेकिन हार और पलायन का दर्द है। और फिर नई जगह पर एक कमतर स्थिति में शुरुआत करने की याद। ये तो सच में बहुत बहुस्तरीय कहानी है। अच्छा, जरा किले पर वापस आते हैं। जी। इतिहास क्या कहता है? ये किला बनवाया किसने था? स्रोत तो शेर शाह सूरी का नाम लेते हैं। हाँ, ऐतिहासिक तथ्य यही है कि आज हम जो किला देखते हैं, उसका मौजूदा स्वरूप, या कहें कि उसका बड़ा पुनर्निर्माण 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। मकसद क्या था उसका? मेनली तो सुरक्षा और सैनिक कंट्रोल। लोकेशन ऐसी है कि वहां से नीचे की पूरी घाटी पर नजर रखी जा सकती है। सोन नदी पास में है, तो पानी और ट्रांसपोर्ट दोनों का फायदा। शेरशाह के लिए पूरी भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ये एक बहुत जरूरी ठिकाना था। और इसकी बनावट, कहा जाता है कि इसमें इस्लामी और भारतीय दोनों स्टाइल दिखते हैं। हाँ बिल्कुल, उस जमाने का असर साफ है। आपको मेहराबें दिखेंगी, गुंबद दिखेंगे, जो इस्लामी आर्किटेक्चर की पहचान है। साथ ही कुछ लोकल भारतीय स्टाइल के काम, जैसे ब्रैकेट वगैरह भी मिल सकते हैं। किला बहुत बड़ा है, मतलब एक छोटे शहर जैसा। अंदर क्या क्या था?
बहुत कुछ। महल थे, दरबार हॉल थे, फौजियों के रहने की जगहें, अनाज के गोदाम और कई मस्जिदें भी थीं। हाँ, अब काफी कुछ खंडर हो गया है। और पानी का इंतजाम पहाड़ी किलों के लिए ये बहुत जरूरी होता है। हाँ, बहुत जरूरी। रोहतासगढ़ में कई तालाब और कुएं थे, ताकि अगर घेराबंदी हो जाए, दुश्मन किला घेर ले, तो अंदर पानी की कमी ना हो महीनों तक। ये किले की सुरक्षा का अहम हिस्सा था। शेरशाह सूरी के बाद भी क्या ये किला महत्वपूर्ण रहा? हाँ हाँ, उसके बाद ये मुगलों के पास चला गया। अकबर के जमाने में राजा मान सिंह ने इसे अपना हेडक्वार्टर जैसा बनाया था, बंगाल बिहार के अभियानों के लिए। बाद में भी अंग्रेजों के टाइम तक इसका कुछ न कुछ महत्व बना रहा। तो इसका इतिहास काफी लंबा और परतदार है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास दिख रहा है ना? एक तरफ इतिहास कहता है कि शेरशाह सूरी ने किला बनवाया, उसे मजबूत किया। दूसरी तरफ कुड़ुक लोक कथा उनके विस्थापन के लिए उसी शेरशाह को जिम्मेदार ठहराती है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? यही तो बात है। ये दिखाता है कि इतिहास और लोगों की यादें, मतलब लोक स्मृति, कैसे अलग अलग चलती हैं और कभी-कभी उलझ भी जाती हैं। देखिए, लोक कथाएं अक्सर एकदम तारीख दर तारीख वाला सच नहीं बताती। उनका मकसद होता है भावनात्मक सच्चाई या एक बड़े अनुभव को सहेजना। मतलब हो सकता है कुड़ुक लोगों का विस्थापन असल में शेरशाह के आने से थोड़ा पहले या बाद में हुआ हो, या किसी और वजह से हुआ हो, लेकिन क्योंकि शेरशाह उस दौर का सबसे बड़ा नाम था और रोहतासगढ़ से उसका नाम सीधे जुड़ा है, तो समय के साथ वो दर्दनाक याद उसी बड़े नाम के साथ जुड़ गई। ऐसा अक्सर होता है लोक कथाओं में। किसी बड़ी हस्ती से घटना को जोड़ देने से उसे याद रखना आसान होता है और उसका वजन बढ़ जाता है। अच्छा, तो लोक कथा एक तरह से उस दर्द का, उस अनुभव का प्रतीक बन जाती है, भले ही ऐतिहासिक डिटेल थोड़ी इधर-उधर हो जाए। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये कहानी उस गहरे सदमे को दिखाती है जो समुदाय को लगा। अपनी जमीन, अपनी सत्ता खोने का सदमा। ये उस मुश्किल सफर की याद दिलाती है जो उन्हें रोहतासगढ़ से दूर ले गया छोटा नागपुर तक। और ये उस असहजता को भी समझाती है जिसकी बात हम कर रहे थे। कैसे? देखिए, महिलाओं की बहादुरी की कहानी गर्व तो देती है, लेकिन कहानी का अंत क्या है? हार, पलायन और फिर एक नई जगह पर धांगर, यानी एक तरह से निचली सामाजिक स्थिति में शुरुआत। तो ये गर्व और दर्द या गौरव और असहजता की जो मिलीजुली भावना है, वो इसी मुश्किल इतिहास और उसकी याद से पैदा होती है। ये समझना वाकई जरूरी है कि कैसे इतिहास के तथ्य और लोगों की कहानियां, उनकी यादें मिलकर किसी समुदाय की पहचान बनाती है। रोहतासगढ़ सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं है, ये कुड़ुक लोगों के लिए भावनाएं हैं, यादें हैं, गर्व है, दर्द है, एक जीता जागता प्रतीक है। बिल्कुल, उनकी जड़ों से उनके कनेक्शन का प्रतीक। भले वो जड़ें अब वहां जमीन में उतनी मजबूत ना हो या कट चुकी हों, लेकिन उनकी सोच में, उनकी यादों में वो जगह आज भी जिंदा है और बहुत मायने रखती है। उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा है वो। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो हम क्या कह सकते हैं? रोहतासगढ़ कुड़ुख पहचान के लिए एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है, लेकिन दोधारी तलवार जैसा, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक तरफ गौरवशाली विरासत, पुरखों की जमीन, महिलाओं की बहादुरी, और दूसरी तरफ विस्थापन का दर्द, हार की याद, धोखे का जख्म। सही। और ये जो मिलीजुली भावनाएं हैं, गर्व के साथ थोड़ी असहजता, जिसका जिक्र स्रोतों में मिलता है, वो इसी जटिल उलझे हुए रिश्ते को दिखाती हैं। ये उनके अतीत का वो पन्ना है जिसे वो ना तो पूरी तरह अपना पाते हैं, ना पूरी तरह भूल पाते हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है शायद। हाँ, बिल्कुल। ये सवाल सिर्फ कुड़ु समुदाय का नहीं है। कोई भी समुदाय अपने इतिहास की मुश्किल यादों को, जैसे विस्थापन हो, हार हो, कोई सामाजिक जुल्म हो, अपनी आज की पहचान से कैसे जुड़ता है, कैसे वो उस अतीत के साथ जीता है जिसमें गर्व करने लायक चीजें भी हैं और गहरे घाव भी। एक खोई हुई जमीन की याद, एक लॉस्ट होमलैंड, वो आज और कल को कैसे शक्ल देती है, खासकर तब जब इतिहास के कुछ हिस्से याद करना भी मुश्किल हो, असहज करते हो। सही। इस पर सोचना हमें सिर्फ कुड़ुक समुदाय को बेहतर समझने में ही मदद नहीं करता, बल्कि दुनिया भर में ऐसे न जाने कितने समुदाय हैं जो अपनी पहचान, अपने इतिहास, अपने विस्थापन के सवालों से आज भी जूझ रहे हैं। उनकी कहानियों के प्रति भी हमें संवेदनशील बनाता है। ये याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ तारीखें और लड़ाइयां नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसानी तजुर्बों का, भावनाओं का, यादों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है जो हमारे आज को लगातार बनाता रहता है।